Greetings everyone. My name is Priyanka and we are going to study the first chapter of your Honeycomb book. This chapter will be divided into two parts and this video contains part 1 और second part की video link आपको description box में मिल जाएगी। ये कहानी जिसका नाम है द थ्री क्वेश्चंस एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपने 3 सवालों के जवाब चाहता था और उसे लगता था कि अगर उसे इन 3 सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। इसका जवाब जानने के लिए उसने बहुत से विद्वान लोगों को अपने दरबार में बुलाया और उसने रिवॉर्ड भी देने की बात कही कि अगर मुझे जवाब मिल जाता और मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ तो मैं रिवॉर्ड भी दूंगा उसको जो मुझे आंसर देगा। लेकिन कोई भी राजा को अपने जवाब से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। देन द किंग डिसाइडेड टू गो एंड मीट अ सर्टेन हर्मिट जो कि बहुत पॉपुलर थे उस वक्त में। राजा को लगता था कि उसके सवालों के जवाब हर्मिट के पास मिल जाएंगे। जब राजा वहाँ पहुँचता है एक सामान्य इंसान की तरह, देन समथिंग हैपन्स देयर, कुछ अजीब सी घटना होती है। एंड व्हाट हैपन्स देयर एंड डिड द किंग गेट द आंसर टू हिज 3 क्वेश्चंस और नॉट? द स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस। The name of the story is The Three Questions and this one is written by Leo Tolstoy. इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि इंग्लिश एकेडमी की एक्सपर्ट फैकल्टी ने तैयार किया है। इट इज़ स्कोर 100% इन इंग्लिश ग्रामर। तो आज ही आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करें, इस प्रोग्राम के लिए साइन अप करें क्योंकि ये ऑफर प्राइस बस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है और इसको रजिस्टर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। दिस प्रोग्राम इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 10। जो 6 to 10 के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 मॉड्यूल्स हैं, 55 लेसन्स हैं और इसमें 40 टेस्ट पीडीएफ्स हैं। इट मीन्स कि इसमें 400 के अराउंड क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट जो है द 3 क्वेश्चंस, वो एक ऐसे राजा की कहानी है जिसे लगता था कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब पता हो जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। अगर 3 चीज़ें उसे पता चल जाती हैं तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। अब ये 3 चीज़ें कौन सी थी? तो ये 3 चीज़ें थी, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। फर्स्ट थिंग थी कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग एंड द सेकेंड थिंग वॉज विच पीपल शुड बी लिसन टू, मीन्स कौन से लोगों की बात राजा को सुननी चाहिए। थर्ड थिंग थी व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि ऐसी कौन सी चीज़ है राजा के लिए करनी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजा को इन 3 चीज़ों के जवाब चाहिए थे क्योंकि राजा को लगता था, किंग को लगता था कि अगर इनके जवाब उसे सही सही मिल जाते हैं तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। तो द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब राजा ने क्या किया? He started sending messengers. Messengers होते हैं जो राजा के मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। राजा ने क्या किया? मैसेंजर्स को यहाँ वहाँ भेजना शुरू कर दिया अपनी किंगडम में। थ्रू आउट हिज किंगडम मीन्स अपने राज्य में हर तरफ। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और राजा ने ये प्रॉमिस भी किया, ये वादा किया कि कोई भी इंसान अगर अपने जवाब से, इन 3 सवालों के जवाब से अगर राजा को सेटिस्फाई कर देता है तो वो उसे लार्ज सम ऑफ मनी मीन्स बहुत सारा धन देगा उपहार के रूप में या फिर प्राइज के रूप में। Many wise men came to the king but they all answered his questions differently. बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के दरबार में आए और सबका जवाब अलग अलग था इस सवाल के ग्रुप्स को लेके। मतलब इन तीनों सवालों का जवाब हर बुद्धिमान इंसान अलग अलग तरीके से दे रहा था। So now, in reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. जो फर्स्ट सवाल था कि किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है, उसके जवाब में बहुत से लोगों ने राजा को सलाह दी कि आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और आपको उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इसका पहले सवाल का जवाब राजा को ऐसे मिला।
देन ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और उनके अकॉर्डिंग, उन वाइज मैन जो कि आए थे राजा को आंसर करने, उनके अकॉर्डिंग अगर राजा टाइम टेबल बना के अपना काम करते हैं तो यही एक तरीका था जिससे कि वो कर सकते थे एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम पे सारा काम अपना ख़त्म कर सकते थे। देन others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। ऐसा ही नहीं था कि सभी टाइम टेबल को ही सजेस्ट कर रहे थे। कुछ जो वाइज मैन आए थे, कुछ जो विद्वान लोग आए थे, बुद्धिमान लोग आए थे, उनका कहना था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कैसे डिसाइड कर ले कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कौन सा राइट टाइम है, कौन सा सही वक्त है, ये हम एडवांस में कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों की राय अलग थी। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time। So जो दूसरा ग्रुप था इंटेलिजेंट पीपल का, वाइज मैन का, जिन्होंने कहा कि हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, उनका कहना ये था कि द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो भी हो रहा हो उस पर्टिकुलर वक्त के आसपास, पर्टिकुलर टाइम के आसपास, राजा को वो सभी चीज़ें नोटिस करनी चाहिए और अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। इसका मतलब है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, इन सब चीज़ों में राजा को ज़्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए, ज़्यादा फोकस इन सब चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। सो एक पर्टिकुलर समय पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट लग रही है राजा को वही करनी चाहिए। ये वो लोग थे जिनका मानना था कि हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या किया जाना चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। और कुछ और भी लोग थे, कुछ और भी इंटेलिजेंट पीपल आए थे जिनका कहना था कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है। काउंसिल क्या होता है? काउंसिल होता है अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड और सिलेक्टेड पीपल। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कि पब्लिक या फिर राजा ही सेलेक्ट करता है, जिन्हें अपने दरबार में रखता है और उनसे वो सलाह मशवरा करके अपने फैसले लेता है। लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है ऑफ वाइज मैन। और ये काउंसिल किन की होनी चाहिए? कुछ वाइज मैन की होनी चाहिए हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और इन लोगों का काम क्या होगा? राजा को हेल्प करना कि राजा एक प्रॉपर टाइम पे एक्शन ले सके। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। और ये ऐसा ये लोग क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये सोचते थे कि किसी एक इंसान के लिए, one man would find it impossible, बिकॉज ये बिलीव करते थे कि किसी एक इंसान के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं पॉसिबल है? टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। किसी भी इंसान के लिए बिना किसी मदद के ये डिसाइड करना कि राइट टाइम किसी भी एक्शन के लिए क्या है, ये बहुत ही मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। बट वहीं पे कुछ और लोग भी कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा पहले काउंसिल का सलाह ले, फिर उसके बाद एक्शन ले। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से मौके आते हैं जो अर्जेंट डिसीजन मांगते हैं। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि राजा तुरंत फैसले ले। तो इसमें जब तक राजा दूसरों से सलाह करेगा, इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा और ये मैटर तो अर्जेंट होगा। फिर These things could not wait for the decision of the council। और काउंसिल की डिसीजन का वेट ये चीज़ें नहीं कर सकती, इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। Then in order to decide the right time for doing something it is necessary to look into the future। अब इन लोगों का क्या कहना था? इन लोगों का कहना था कि काउंसिल अगर राजा बनाता है तो कुछ डिसीजंस में मुश्किल हो सकती है जो अर्जेंट होते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, और राइट टाइम किसी एक्शन के लिए डिसाइड करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, उसके बारे में राजा को ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ एक ग्रुप के लोगों का सजेशन था राजा को।
एंड ओनली मजिशियंस कुड डू दैट। अब ऑब्वियसली जब फ्यूचर की बात है, जब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि राजा को फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ध्यान रखना चाहिए, तो फ्यूचर के बारे में राजा को कौन बता सकता था? बस मजिशियंस ही बता सकते थे, जादूगर ही बता सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियंस। तो उनकी सलाह ये थी कि राजा को मजिशियंस के पास जाना चाहिए, जो उन्हें बताते रहे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग राजा पहले से प्रिपेयर हो जाए कि हाँ, मुझे ये वाला फैसला लेना है, ये वाला डिसीजन लेना है। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अभी हम अब तक फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। ओके, ये वाला सवाल था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग कौन से होते हैं, तो इसके जवाब में क्या आंसर आया कि द मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, जो राजा के काउंसलर्स थे। काउंसलर्स होता है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, और काउंसिल मैंने आपको पहले बताया एक ग्रुप होती है वाइज मैन की, जो लोग राजा को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर द किंग आर द काउंसिलर्स, और वहीं पे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, प्रीस्ट जो हैं, जो पुजारी होते हैं राज्य के, पूजा करने वाले, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक राजा के लिए। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और कुछ उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर, जो चिकित्सक होते हैं राज्य के, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और वहीं पे कुछ और लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, जो सोल्जर्स हैं राजा के, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन का जवाब राजा को अलग अलग मिलता है। और सेकेंड क्वेश्चन था कि राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन होते हैं, या फिर राजा को किन की बात सुननी चाहिए, किन से सलाह लेनी चाहिए, उसका जवाब राजा को अलग अलग मिलता है। नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस, विज्ञान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप्स, कुछ लोगों ने कहा कि युद्ध करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप्स जो हैं, पूजा पाठ करना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अभी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के सवाल के जवाब राजा को दिए। सो इतने ज़्यादा डिफरेंट आंसर्स पाके राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ किसी के भी आंसर से, और वो कंफ्यूज हो गया। तो उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। रिवॉर्ड का मतलब होता है अ थिंग गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस, मतलब कि किसी के लिए आपने कुछ अच्छा किया, उसके बदले में खुश होकर उस इंसान ने आपको जो चीज़ दी, उसको हम रिवॉर्ड कह सकते हैं। तो राजा ने किसी को भी कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, क्योंकि वो आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट। एक हर्मिट था, राजा ने डिसाइड किया कि अब वो उनके पास जाएगा। हर्मिट यहाँ पे अ पर्सन लिविंग अलोन एंड अवे फ्रॉम पीपल, हम कह सकते हैं हर्मिट क्या होते हैं, वो होते हैं साधु, जो लोगों से दूर रहते हैं। वो समाज में नहीं रहते हैं, सोसाइटी में नहीं रहते हैं, वो लोगों से दूर और अकेले रहते हैं। सो राजा ने डिसाइड किया कि एक हर्मिट के पास जाऊंगा और उनकी मैं सलाह लूँगा इस मैटर पे। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और वो हर्मिट कौन था? वो बहुत ही पॉपुलर था अपनी विजडम के लिए, हर तरफ लोग उसे जानते थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो कहाँ रहता था हर्मिट? वो साधु एक जंगल में रहता था। एंड वुड इज एन एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रोइंग ट्री विच ही नेवर लेफ्ट, वो वहीं पे रहता था हर्मिट, और उससे बाहर वो कभी भी नहीं निकलता था। ही स्टेड देयर ऑलवेज इन दैट वुड, उसी जंगल में वो हमेशा के लिए रहते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ। जब राजा वहाँ पहुँचा तो उसने सोचा कि जब मुझे हर्मिट से मिलना है तो मैं अपने राजा वाले ड्रेस में क्यों जाऊँ, तो उन्होंने एक सिंपल इंसान के कपड़े पहन लिए और अपने राजा वाले कपड़े उन्होंने उतार दिए, चेंज कर लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट अलोन, और वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने क्या किया, अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और अकेले चल दिया। किधर? हर्मिट से मिलने, साधु से मिलने राजा अकेला निकल पड़ा।
As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जब उन्होंने देखा, जब वहाँ पे पहुँचे हुए मिलने, तो उन्होंने क्या देखा कि क्या हो रहा था, जो साधु था वो अपनी झोपड़ी के बाहर गड्ढा खोद रहा था. ओके, ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड, वहाँ पे गड्ढा खोद रहा था अपनी झोपड़ी के बाहर. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. राजा को उसने ग्रीट किया, ओके, या फिर राजा की ग्रीटिंग्स का जवाब दिया और he continued his work of digging the ground. The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. तो जब भी वो काम कर रहा था, वो बहुत ही hermit वीक था, कमज़ोर था, तो वो काम करते वक्त जब सांस ले रहा था तो बहुत हैवीली सांस ले रहा था, बहुत भारी. मीन्स हम कह सकते हैं कि वो हाँफ रहा था. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा साधु के पास पहुंचा और उससे बोलता है कि ओ वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूं और मैं आपसे 3 सवालों के जवाब चाहता हूं. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. और वो बताते हैं कि मेरा पहला सवाल है कि मैं ये कैसे जानूं कि, और मैं कैसे सीखूं, मैं कैसे जानूं और मैं कैसे सीखूं कि किसी भी काम को करने का पर्टिकुलर वक्त कौन सा सही है, राइट टाइम कौन सा है. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. और दूसरा सवाल वो राजा अपना रिपीट करता है कि वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और वो कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. द hermit listened to the king but did not speak. hermit ने राजा की बात सुनी बट कुछ बोला नहीं. he went on digging. और वो अपना डिगिंग का काम करता रहा. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. राजा ने कहा कि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि आप अपना स्पेड मुझे दे दीजिए. ये स्पेड एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मिट्टी खोदने के लिए काम में लाया जाता है. तो राजा ने कहा ये आप मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम कर देता हूँ. थैंक्स सेड द hermit, गिविंग द किंग हिज spade. देन ही sat डाउन ऑन द ग्राउंड. तो hermit ने बोला ठीक है और थैंक यू बोला, राजा को धन्यवाद बोला और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दे दिया राजा को और वो ज़मीन पे वहीं पे hermit बैठ गया. When the king had dug 2 beds, 2 beds यहाँ पे मतलब है 2 spades डेप्थ. जो वो इंस्ट्रूमेंट था उसके लगभग 2 गुनी गहराई का जब राजा खुदाई कर चुका था. ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन. राजा कुछ पल के लिए रुका और अपना क्वेश्चन, अपना सवाल फिर से दोहराया कि जो वो जवाब जानने आया था. सो राजा ने अपना सवाल दोहराया बट क्या हुआ. द hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. hermit ने क्या किया, उसने जवाब नहीं दिया और अपना हाथ फैलाया कि मुझे ये स्पेड दे दो, अब मैं काम करता हूँ, एंड नाउ यू कैन रेस्ट. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. राजा ने नहीं दिया उसको और वो खुद ही कंटिन्यू किया डिगिंग करना. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said. 1 घंटे हो गया राजा को खुदाई करते करते और सूरज भी डूबने लगा. तो राजा ने क्या किया, जो फावड़ा वो यूज़ कर रहा था खुदाई करने के लिए, उसको ज़मीन में ही रख दिया, घुसा दिया और फिर बोलता है कि आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. कि मैं आपके पास आया था अपने सवालों के जवाब लेने. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. राजा कहता है कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, अगर आप नहीं उत्तर दे सकते मेरे सवालों के, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा, मैं घर वापस चला जाऊंगा. हियर कम्स समवन रनिंग सेड द hermit. तभी hermit कहता है वो देखो कोई भागा भागा आ रहा है. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. किंग जब टर्न हुआ तो उसने देखा कि एक बियर्डेड मैन मतलब एक आदमी जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी, वो दौड़ा दौड़ा उनकी तरफ आ रहा होता है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. और उसका जो हाथ है उसकी चेस्ट पे था और उसने अपना चेस्ट दबा रखा था और क्या हो रहा था, ब्लड वॉज कमिंग, वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और राजा के पास पहुँचते ही क्या होता है कि वो ज़मीन पे गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है.
फर्स्ट पार्ट वीडियो की यही तक थी। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, इस लेसन के 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वंस अगेन कि इंग्लिश एकेडमी ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि है स्कोर 100% इन इंग्लिश ग्रामर। करंटली ये बहुत ही स्पेशल ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए। सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंग्लिश एकेडमी की टीम जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।